गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। ठीक, बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये। इसके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे चैप्टर थर्ड का है ये। कौन सा चैप्टर थर्ड कौन सा है? बिजनेस इन्वायरमेंट। उसी के अंदर से ये निकला है, इसी के क्वेश्चन। तो इसको समझना पड़ेगा कि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म है क्या। इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोला जाता है। 1991 में आया था ये। ठीक, अच्छा 1991 में आया ये है क्या? रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब यहाँ पे सुधार होता है। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? सुधार। तो भाई इकोनॉमी में नए सुधार करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी 1991 में? तो कुछ काम की बातें हैं भाई। 1991 से क्या इकोनॉमी चलती नहीं थी? नहीं चलती थी, लेकिन उसके पहले इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स हुई। उन प्रॉब्लम्स की वजह से प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 10-15 दिन या 20 दिन भी इकोनॉमी नहीं चल पा रही थी, इतनी बुरी कंडीशन थी। इसीलिए क्या किया, 1991 में कुछ जानकार समझदार लोगों ने क्या किया, कॉन्सेप्ट लेके आए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? सुधार होता है। ठीक, 1991 में लेके आए। अब कारण क्या रहा? इसका कारण ये रहा कि भाई 1950 से लेके 1990 तक जो इकोनॉमी रही वो क्या थी? बहुत बुरी कंडीशन से निकली। वहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम्स हुई। उन प्रॉब्लम्स की वजह से ही फिर इन लोगों ने डिसाइड किया। सर किन लोगों ने? यहाँ पे कुछ लोग थे। एक तो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, कौन? अपना ये जो अभी पीएम रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, और जो नरसिम्हा राव, और अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है अपने, ये दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था यहाँ पे। ठीक, जो पहले रहे, अभी तो क्या ठीक है। 1991 में पीएम और 1991 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, दोनों ने मिलके ठीक डिसाइड किया था यहाँ पे। 1991 में एक पॉलिसी लेके आए जिसमें कई सारे चेंजेस किए उन लोगों ने इकोनॉमी में। कई सारे क्या, पूरी इकोनॉमी को बदल दिया था। ठीक, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और एक पीवी नरसिम्हा राव थे। ये दो लोग थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक, ये कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। और ये कौन थे यहाँ पे उस टाइम? ये पीएम थे। तो इन लोगों ने मिलके, और इनके अंदर इनके अंडर में कुछ टीम थी। उस टीम ने मिलके कुछ प्रॉब्लम्स हुई। उन प्रॉब्लम्स को देख के, वो प्रॉब्लम्स कब थी? 1950 और 1990 के बीच की प्रॉब्लम्स थी। ठीक, उसके पहले भी नहीं प्रॉब्लम्स था। ठीक, ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। उसी की वजह से कंडीशन ऐसी हुई इकोनॉमी की कि पूरी इकोनॉमी को 10-15 दिन चलाना ही मुश्किल हो गया। ठीक, तो फिर इन लोगों ने डिसाइड किया था। कुछ फैक्टर्स हम लोग पहले देख लेते हैं कि 1991 जो पॉलिसी आई उसमें क्या है, वो हम लोग यहाँ से आगे देखेंगे। लेकिन 1991 के पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे, हम उनको फैक्टर्स बोले, या कुछ प्रॉब्लम्स रही जिससे इकोनॉमी को फेस करना पड़ा। वो प्रॉब्लम, उन्हीं प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, 1991 में पॉलिसी आई। ठीक, लाना पड़ा। फैक्टर्स कौन से थे? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो बहुत ज़्यादा कम थे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब कम क्यों थे? कई सारे रीजंस रहे उसमें। ठीक, इकोनॉमी में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में, भाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनते कहाँ से? भाई जो आपका इकोनॉमी है, जो कंट्री है, कंट्री के बाहर की जो अदर कंट्री है, वो कंट्री जब हमारे अंदर बिजनेस करेगा, हमारी कंट्री के अंदर आके, तो उससे क्या होगा? बिजनेस के अंदर पैसा आएगा, डॉलर आएगा, बाहर की करेंसी आएगी हमारे पास। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि हमने बीच में ही रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे। काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाए, वो हम लोग आगे ही पढ़ेंगे। कोटा सिस्टम, टैरिफ कोटा, और बीच में कुछ और रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे। टैक्स वगैरह हो गया, कुछ लाइसेंस वगैरह हो गए। तो उसकी वजह से बाहर का जो भी कंट्री है वो हमारे इंडिया में नहीं आ पाती थी। इसी वजह से फॉरेन करेंसी नहीं आ पाती थी, रिजर्व कम थी। फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ठीक, फिजिकल डेफिसिट। अब ये फिजिकल डेफिसिट क्या है? फिजिकल डेफिसिट होता है जब हमारे इंडिया, जब हमारे यहाँ का जो कंट्री है, उस कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो क्या करता है, उसके पास कुछ इनकम आती है। ठीक, अब इनकम कहाँ से आएगी? टैक्स से आती है, और अदर कोई सोर्स होता है तो उससे इनकम आती है। उस इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं। अब देखो होता क्या है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं। ठीक, जो गवर्नमेंट है वो खर्चा करती है, वो बहुत ज़्यादा करती है। ठीक, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इनकम। तो होता क्या है कि जो बैलेंस आता है वो क्या आता है? डेफिसिट आता है। उसी को क्या बोला जाता है? फिजिकल डेफिसिट। मतलब इन दोनों का बैलेंस जो आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा।
नेगेटिव होता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, डेफिसिट बोला जाता है। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बहुत प्रॉब्लम थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास थे नहीं, हाई फिजिकल डेफिसिट हो गया था, इंक्रीज था क्या, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई थी, द बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो भी डेफिसिट में था। ठीक, ये इकोनॉमिक्स में देखोगे डिटेल में, इसका एक चैप्टर ये बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की टोटली क्या हो चुके थे, तबाह हो चुके थे, ऐसी कंडीशन आ चुकी थी इसी वजह से। और फिर उसके बाद फिर इन दो लोगों ने डिसाइड किया था, वहां पे ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक, और यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव। ये ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, पूछ लिया जाएगा, ठीक, चांस वैसे तो नहीं। इन लोगों ने मिलके और इनकी टीम ने मिलके उस टाइम ये डिसाइड किया था कि भाई हम लोगों को अब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है, रिफॉर्म का मतलब सुधार होता है। सुधार सर छोटा नहीं था, 1991 में पूरा सुधार ने पूरी इकोनॉमी इन लोगों ने क्या कर दिया था, बदल दिया। ऐसी कंडीशन, ऐसी बदल दिया जाए, ऐसी चीजें, ऐसी पॉलिसी ये लोग यहाँ पे लेके आए। ठीक, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को इस तरीके से ही बोल सकते हैं। इन लोगों ने 2-3 चीजों पे बहुत फोकस किया। वो क्या था, इफिशियंसी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक, इफिशियंसी मतलब आगे भी देखें हम लोग ये कि जो भी सेक्टर्स हैं वो अच्छे से वर्क करें, प्रोडक्शन के सेक्टर हैं वो भी अच्छे से वर्क करें। ठीक, जो भी रिसोर्सेज हैं उनके, उन रिसोर्सेज का यूज करके, कम भी हैं तो भी बहुत अच्छे से अच्छा उनका क्या कर सकें, इफिशियंसी से यूज करके प्रोडक्शन कर सकें। कॉम्पिटिटिवनेस मतलब क्या होता है, उसका जो कंपटीशन है। अब कंपटीशन कहाँ होगा भाई, हमारी जो कंट्री है, बाहर के लोग इंडिया में आएंगे, हम लोग बाहर जाएंगे, बिजनेस ट्रांसपेरेंट बिजनेस करेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा तेजी से। ठीक, डॉलर करेंसी का कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, तो वो चीजें होंगी यहाँ पे। तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना, प्रॉफिटेबिलिटी, जब आप इफिशियंसी बढ़ाओगे, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाओगे तो फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो इन चीजों को कॉम्बिनेशन हो, इसीलिए ये लोग यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए। इसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोल सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो मेन, ये क्वेश्चन भी बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसका, कि भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो था, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। मेन क्या ऑब्जेक्टिव, टू मेक इंडियन इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव, जो हमने मीनिंग में पढ़ा है उसी में से आप फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड 3 पॉइंट आप लिख सकते हो और उनको डिस्क्राइब कर सकते हो। टू मेक इंडियन इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव, ठीक, टू मेक प्रोडक्टिव यूनिट मोर एफिशिएंट, मतलब प्रोडक्टिव यूनिट अच्छे से अच्छे यूनिट बनाए, ठीक, और इफिशिएंसी के साथ बनाए, दक्षता से बनाए। टू मेक इकोनॉमी प्रॉफिटेबल, और इकोनॉमी को प्रॉफिटेबल बनाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल निचोड़ जो था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म का, वो ये ऑब्जेक्टिव्स थे। कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक, कॉम्पिटिटिवनेस, इफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद हम लोग इसको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म या पॉलिसी जो है उसके इन लोगों ने 2 टुकड़े किए, मतलब ऐसा दिया। यदि हम लोगों को समझना है तो इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं हम। एक तो क्या, स्ट्रक्चरल मेजर्स, और दूसरा क्या था, स्टेबलाइजेशन। 2 चीजों पे बल दिया इन लोगों ने। स्ट्रक्चरल कुछ चेंजेस थे, कुछ स्ट्रक्चरल उपाय किए, और स्टेबलाइजेशन और उसको आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे पहले तो इसको समझ लें, स्ट्रक्चरल उपाय किए तो ये कहाँ होगा, सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी। तो आपको इसमें सप्लाई याद रखना है, आपको इसमें क्या याद रखना है, सप्लाई, और इसमें आपको क्या याद रखना है, डिमांड। इसको हमने डिटेल में आगे देखा है कि सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी है, मतलब इकोनॉमी है टोटल, पूरी जो इकोनॉमी है उसमें सप्लाई साइड रहेगा और डिमांड साइड रहेगा। ठीक, और इन्हीं में चेंजेस किए। सप्लाई साइड में कुछ उपाय किए, इसका मतलब क्या है, और डिमांड साइड जो था उसमें भी कुछ उपाय किए इन लोगों ने, पूरी इकोनॉमी के 2 टुकड़े में। तो एक सप्लाई साइड और डिमांड साइड। अब ये सप्लाई और डिमांड में आता क्या है, तो इस साइड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये। ठीक है, इस साइड आ जाना। 2 पार्ट में डिवाइड किया था इसी को, सप्लाई को और किसको, डिमांड को। तो इस साइड क्या था, सप्लाई, और उस साइड क्या था, डिमांड था। अच्छा, ये बात हम लोग कब की कर रहे हैं, ये बात हम लोग कर रहे हैं 1991 की, ठीक, उस टाइम की। तो अब यहाँ पे ये दिमाग मत लगाना सर इसमें टेक्नोलॉजी है, सर टेक्नोलॉजी सप्लाई में बताया आपने, सर पूरी इकोनॉमी के टुकड़े किए और उसमें से कुछ सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी थी और कुछ क्या था, यहाँ पे डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमी है। तो उसी को इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, चेंज किया, उसी में फेरबदल किए। ठीक,
तो सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी में जैसे ट्रेड था उस टाइम की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक। आज हम टेक्नोलॉजी में आगे हो जाएं और हम उसको सप्लाई की जगह हम उसकी डिमांड, पहले हम डिमांड, तो ये डिमांड किन चीज़ों की करती है, किन चीज़ों की सप्लाई करते हैं उसके हिसाब से है, और वो भी कब के टाइम की बात चल रही है, 1991 के बाद की बात चल रही है, ठीक। यहाँ पे इसको केवल याद रखना, इस हिसाब से मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक। तो सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी में क्या क्या आएगा, ट्रेड वगैरह होंगे, टेक्नोलॉजी, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक, आपको समझने के लिए कि भाई ये सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी क्या है, और यहाँ पर भी ये भी क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है, ये कई सारे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, वो किससे रिलेटेड है, सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी एंड डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमी, ताकि आपको ये पता चल जाए कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया तो उसने कहाँ पे अटैक किया, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी वहाँ अटैक किया, दोनों को सुधारा, सप्लाई को सुधारा और डिमांड को भी सुधारा, जहाँ जहाँ सप्लाई में थे जो लोग उनको सुधारा, उन पे अटैक किया, और जहाँ जहाँ डिमांड में थे उनको सुधारा, उन पे अटैक किया। तो इसको याद रखना है आपको, ट्रेड हुआ, टेक्नोलॉजी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को चेंज किया, सुधारा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे ध्यान दिया इन लोगों ने, फाइनेंशियल रिफॉर्म पे ध्यान दिया, आपको याद रखना है, ठीक। फाइनेंशियल रिफॉर्म, फॉरेन क्या रिफॉर्म विथ रिगार्ड टू पॉलिसी फॉर पब्लिक सेक्टर, पॉलिसी फॉर पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड चेंजेस थे, तो वो भी रिफॉर्म, कुछ उपाय ऐसे किए जो कि पब्लिक सेक्टर से कनेक्टेड थे। तो पब्लिक सेक्टर में भी याद रखना, कुछ पब्लिक सेक्टर को इन लोगों ने क्या कर दिया था, बांट दिया था, और करीबन 3 पब्लिक सेक्टर ऐसे रहे थे जो गवर्नमेंट के ही हाथ में है अभी, ठीक, गवर्नमेंट ही चलाती है उनको, ठीक। और कुछ सेक्टर बचे, जो सेक्टर थे वो सारे सेक्टर्स को किसको दे दिया था, प्राइवेट को दे दिया था, या उनकी ओनरशिप दे दी थी, या फिर उनका मालिकाना हक या ओनरशिप दे दी, या फिर उनको मैनेज करने के लिए दे दिया, या फिर 50-50 कुछ शेयर दे दिया उनको कि इतना हिस्सा प्राइवेट चलाएगा, सॉरी इतना हिस्सा प्राइवेट कराएगा, इतना पब्लिक कराएगा, या मैनेज करने के लिए दे दिया। तो ऐसे कुछ दिमाग इन लोगों ने लगाए थे पब्लिक सेक्टर में भी, ताकि इस पॉलिसी में क्या कर सके ये लोग चेंज, ठीक, इनको चेंज कर सके। यहाँ पर याद रखना। फिर हम लोग इधर बात कर रहे हैं सप्लाई, सॉरी डिमांड साइड, इंट्रोड्यूसिंग, ये आपको केवल याद रखना है, ठीक, ये आएगा नहीं एग्जाम में, समझने के लिए याद रखना है। इंट्रोड्यूसिंग लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी, अब ये इंट्रोड्यूसिंग लिबरल, आपको इसको भूल जाओ, आप याद रखो लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी, लिबरल का मतलब क्या होता है, दयालु होता है, ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाए जो कि क्या हो, फ्लेक्सिबल हो, ठीक, चेंज कर सकते हैं हम, ठीक। और वो कैसे होगी, डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज का जो रेट है, परसेंटेज है, उसको क्या करना, डिक्रीज करोगे तो ही वो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, लिबरल मानी जाएगी। उपाय, या ज्यादा रेट मिल रहा है कहीं लोन लेने में, रेट ज्यादा है, तो वहां पे वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, तो इन लोगों ने चेंज किए, पहले प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को चेंज कर दिया, रेट कम कर दिया, ठीक। उसके बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट किसमें एडजस्टमेंट किया, इन द एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपीज, जो एक्सचेंज रेट था उस रेट में कुछ एडजस्टमेंट किए, वो कहाँ लगेगा, जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पे हमको उसका जरूरत पड़ेगा, ठीक, उस पर चेंजेस किए। फिर अमेंडमेंट, किसको सुधारा, अमेंडमेंट इन फिजिकल पॉलिसी, जो फिजिकल पॉलिसी हमने उधर डिस्कस किया है उसमें उस पॉलिसी को सुधारा, कहीं वो डेफिसिट जो आ रहा था उसको सुधारा, जहाँ जो जो वहाँ प्रॉब्लम हुई उन प्रॉब्लम को इस साइड आके उन्होंने क्या किया है, सुधारा है। तो ये एक रीजन रहा कि भाई ये इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, जो 1950 से 1990 तक का जो प्रॉब्लम था, उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन क्या रहा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रहा, ठीक। फिर अमेंडमेंट, इंट्रोड्यूसिंग एंड एप्रोप्रिएट बेस्ड इनकम पॉलिसी, जो इनकम पॉलिसी थी, जो इनकी जो इनकम से कनेक्टेड जो लोग वर्क कर रहे हैं तो उनको भी वहां पे सुधारा, ठीक। तो ये बात याद रखना है। प्रायोरिटी ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, इन लोगों ने किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी, ठीक, रैंक में सबसे पहले किन को रखा, तो जो हमने ओवरऑल बातें पढ़ चुके हैं वो सारी बातें यहाँ पर हैं, ठीक। और प्रायोरिटी में क्या क्या है, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी को क्या किया इन लोगों ने, इंक्रीज किया है, ठीक। टू यूज मॉडर्न टेक्निक, ये सबसे काम की बात है, ठीक, क्योंकि बाहर से हम लोग चीजें लेके आए, हाँ हमारे पास प्रोडक्शन किट है, हम एक ही दिन में सुबह से शाम में 1000 यूनिट बनाते थे, और टेक्निक अच्छा यूज करते थे 10,000 यूनिट बना लोगे आप, तो वो चीजें याद रखना। मैक्सिमम यूज ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो सोर्स है जिनसे हम प्रोडक्शन करते हैं उसका मैक्सिमम यूज कर सकें, ज्यादा से ज्यादा, उससे क्या होगा सर, उससे कॉस्ट कम से कम आएगी, प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा बनेगा, अच्छे रेट में बिकेगा, प्रॉफिट
बढ़ेगी यदि हमारा, ठीक, रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट, तो ये हम बात कर चुके हैं पहले, ठीक। कॉमन कुछ बड़ी बड़ी बातें थी, प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ डिसीजन लिए, क्योंकि बहुत से जो यूनिट थी वो प्रोडक्शन करती थी तो वो भी प्रॉब्लम में गई। इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव एसीएस। अब ये एसीएस क्या है? इंक्रीज, तो इसको याद रखना है आपको, ठीक। यहाँ पर क्या दिया? इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमारा इंडिया, ठीक, कृषि प्रधान देश है, तो उस पर भी फोकस करा गया इन लोगों ने। फोकस नहीं करते ऐसा हो ही नहीं सकता था, ठीक। एंड इम्प्रूव एसीएस। एसीएस क्या है? एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम, जो एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट उधार देता है, वो सिस्टम को देखा है हम लोगों ने कि भाई एग्रीकल्चर के लिए जो उधार हम दे रहे हैं वहां पर पैसा पहले नहीं, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर को पैसा देना एक रिस्क ही माना जाता था, ठीक। तो वहां पे उसमें भी चेंजेस करने के इन लोगों ने प्रायोरिटी रखी है। फिर उसके बाद इरिटेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कम करना, रिड्यूस करना, खत्म तो वैसे जनरली एकदम नहीं कर सकते हम, टाइम लगेगा क्योंकि इकोनॉमी हमारी डेवलपिंग में चल रही है अभी। तो यहाँ पे क्या किया? रिडक्शन ऑफ या डिक्रीज पॉवर्टी, ठीक, या अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। वैसे तो ये मुद्दा आज भी चल रहा है, 1991 से आज भी चल रहा है 2019-20। उसके बाद टू अडॉप्ट द लिबरल पॉलिसी। अब ये लिबरल पॉलिसी या दयालु पॉलिसी कहाँ पर अपनाई गई? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये भी है, ठीक। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो वर्क करते हैं जो लोग, तो वहां पर जो यूनिट है उनको भी यहाँ पे लिबरल पॉलिसी उनके साथ, ताकि गवर्नमेंट उनके साथ फ्लेक्सिबल रहे। उनको प्रॉब्लम ये किस तरीके से रहेगा भाई फ्लेक्सिबल? भाई लोन उनको मिल रहा है ज़्यादा रेट पे, ना थोड़ा कम रेट पे दे दिया जाए, और लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे, रीपे नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर देती है। बैंक सपोर्ट करती है बिजनेस का, अच्छे बिजनेस जो चलते हैं उनको सपोर्ट करती है, ठीक। क्यों? वो पॉलिसी आई तभी कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने अटैक किया, तो गवर्नमेंट अटैक नहीं करता तो फिर ये थोड़ी ना, उनको क्या पड़ी थी कि हम बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस तो फंडा है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी 50-50 रहता है, रिस्क का खेल रहता है। आप रिस्क ले रहे हो तो बिजनेस करोगे, ठीक। और यदि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन 1991 के बाद उसने सपोर्ट किया, तो फिर बैंकों को भी बीच में आना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो थे उन लोगों को भी, फाइनेंशियल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट जो कंपनियां थी या जो बिजनेस थे जो इससे रिलेटेड वर्क करते थे, उनको भी पैसा देने लग गए। उससे बहुत कुछ फायदा हुआ इंडिया के अंदर। इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन, कहां पर होगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर? मतलब होता है कोई हैवी नेचर का खर्चा, वो कहां पर हो रहा है? ऑन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल मतलब जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर वो क्या करें? कोई हैवी नेचर के अच्छे बड़े बड़े खर्चे करें, उससे क्या होगा? वो तेजी से आगे बढ़ेंगे, ठीक। इम्प्रूव इंश्योरेंस, अब कुछ चीजें मैंने बता दी, कुछ सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया या फिर बैंकिंग हो गया। बैंकिंग में भी स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करी इन लोगों ने 1991 पॉलिसी में, थोड़ा मोड़ा चेंज नहीं, पूरे सिस्टम को चेंज करने की बात करी, ठीक। उसके बाद इम्प्लीमेंट वैल्यू एडेड टैक्स कंप्लीटली, दो वर्ड बोले, इम्प्लीमेंट वैल्यू एडेड टैक्स। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? जब आप प्रोडक्ट, एक बंदा दूसरे को प्रोडक्ट बेचता है तो बीच में टैक्स लग जाता है। जब वो बंदा किसी तीसरे को बेचेगा तो फिर वहां टैक्स लग जाएगा, वो किसी चौथे को बेचेगा वहां टैक्स लग जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स होता है, और इसमें बाद में प्रॉब्लम भी हुई थी, वो हमारा टॉपिक नहीं है टैक्स का, ठीक। इम्प्लीमेंट करना, कंप्लीटली इम्प्लीमेंट करना, ये बातें की थी। अब आज तो जीएसटी आ गया और भी टैक्स वगैरह बीच में डाल दिए, तो रोड और एयर और ऐसे जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ यूनिट थी, उन यूनिट को भी इन लोगों ने क्या किया? चेंज करने की प्रायोरिटी रखी थी इकोनॉमिक रिफॉर्म। उससे क्या हुआ? उससे हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, और आज की डेट में हम लोग डेवलपिंग में तो हैं लेकिन काफ़ी कुछ चेंजेस हुए। तो आपको ये याद रखना, जब भी आप कभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ो तो आपको क्या याद रखना कि भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई क्यों? तो क्यों का जवाब ढूंढोगे तो 1950 से लेके 1990 तक प्रॉब्लम जो थी ना बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम इसके बीच की बात कर रहे हैं। तो इसके बीच में जो बातें थी वो बातें ज़्यादा आई, वो फैक्टर्स थे, उन्हीं फैक्टर्स को फिर प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सॉल्यूशन तभी निकलता है, और प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती तो ये लोग तो बैठे थे भाई। 1990 से पहले क्या प्रॉब्लम नहीं चल रही थी, इकोनॉमी चल रही थी भैया, इतनी चल रही थी कि 10-15 ऐसा बोला जाता है 15 से 20 दिन भी इकोनॉमी नहीं चलती यदि ना
एक्सपर्ट के द्वारा। तो वो ये बोलते हैं कि भाई प्रॉब्लम हुई तो सॉल्यूशन निकला, प्रॉब्लम ऐसी वैसी नहीं, बहुत ज़्यादा हुई तो सॉल्यूशन भी इन लोगों ने ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन अच्छा निकाला टेक्निकल लोगों ने। ठीक, 2-3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, इफेक्टिवनेस, कॉम्पिटिटिव, प्रॉफिटेबिलिटी। वो ये पूरी इकोनॉमी के जो चेंजेस थे ना, उसी के टुकड़े करे तो ये 2-3 चीज़ें निकल के सामने आएंगी। वो कौन कौन सी थी? इफिशियंसी, कॉम्पिटिटिवनेस, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक, अब इसी में आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मॉडल। तो ये चारों ये पिलर थे पूरी इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म है, वो हम देखें कि किस पे खड़ी हुई है। तो वो 4 पिलर हैं जिन पे खड़ी हुई है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, जिसमें मेन 3 ही माने जाते हैं। कुछ लोग 3 ही मानते हैं, कौन सा? ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ठीक, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें ये जानना जरूरी था कि वो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन वो आया कहाँ से? तो वो यहीं से आया है, जिंदा यहीं से हुआ। सर ये कहाँ से जिंदा हुआ? ये उन फैक्टर से जिंदा हुआ 1950 से 1990 के बीच में जो प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम फेस करना पड़ी कंट्री को, उसी की वजह से फिर बाद में उसका सॉल्यूशन निकाला। और वो जो सॉल्यूशन है उसी को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोला जाता है। कोई आपसे पूछे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या रिफॉर्म क्या हुआ? नहीं है भैया, प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज़्यादा। उस प्रॉब्लम को, उसके जो इकोनॉमी है उसको गर्त से, गड्ढे से बाहर निकालने के लिए हम लोग फंडा लेके आए, पॉलिसी लेके आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग लेके आए थे और बहुत सारे सेक्टर्स जो थे उन सेक्टर्स पे फोकस किया। उन सेक्टर्स में जो जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए पॉलिसी लेके आए थे। कुछ प्रायोरिटी रखी थी उसमें कि आपको याद रखना है प्रोडक्शन से रिलेटेड, कुछ की टेक्निक को चेंज करने, मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी हो, फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा हो रहा था उसे कम करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है तो उसको सुधारना और उस पर किसी भी टाइप का क्रेडिट देना है। पहले कतराते थे लोग, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला, फोर्स किया, नहीं आपको क्रेडिट देना है। कुछ गवर्नमेंट भी सपोर्ट में आई, पॉवर्टी को कम करने, एम्प्लॉयमेंट को कम करने, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ये। ठीक, एडॉप्ट लिबरल पॉलिसी किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि ये वो सिस्टम था जो कि बहुत ज़्यादा कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर करता है और हमारे कोई भी कंट्री है इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो वहाँ पर उसको भी मैंने को ध्यान में रखा। इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वहाँ पे रूरल जो ग्रामीण, वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखना है इसमें। ठीक, ओके, थोड़ा सा वीडियो दिखा।